जय हिंद साथियों। यूपी स्पेशल की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का जो हमारा यह सेट नंबर है यह तीसरा है। आज का सेट नंबर हमारा तीसरा है और इससे पहले हमारा 2 सेट कंप्लीट हो चुका है और टोटल इसमें आपका 500 प्रश्नों का यह आपका सेट है। 500 प्रश्नों का यह सेट है और जिसमें हम प्रत्येक सेट में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी स्पेशल से करते हैं। तो आपके सामने है, इसमें आपके 2 क्लास आपकी 50-50 नंबर की कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम 100 नंबर से यह क्लास देखेंगे और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, राकड़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो देखिए आपका जो होगा मिर्ज़ापुर दे रखा है, लेकिन यहाँ मिर्ज़ापुर आपका नहीं होगा। ये कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्वतीय व पठारी ढालों पर। कहाँ? तो बात करें, आपकी बात आई है रागड़ मिट्टी की, तो रागड़ मिट्टी आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों और पथरीली ढालों पर मिलती है जहाँ कटाव अधिक होता है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है 100 का करेक्ट हो जाएगा। आगे है 101 नंबर कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के अपक्षयन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर है रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु द्वारा, ये तो नहीं होगा, और तराई क्षेत्रों में जल प्लवान द्वारा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर अगर ये बात करें, सॉरी तो यहाँ पर सारे के सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर बात करें तो मिट्टी का अपक्षयन कई कारणों से होता है, जैसे हवा, जल प्रवाह और वनस्पति और कटाव। यानी यहाँ पर हम जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु द्वारा भी, और तराई क्षेत्र में जल प्लवावन द्वारा भी, और आपकी वनस्पति क्षेत्रों में कटाव द्वारा भी। तो यहाँ पर हम साथियों 101 नंबर में विकल्प नंबर डी ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। आगे है 102 नंबर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो आपका ना ही कंटीली झाड़ियाँ मिलती है, ना ही चीड़ के वन मिलते हैं, और ना ही शुष्क पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवाना प्रकार की लंबी घासें। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इसमें यहाँ सवाना प्रकार की लंबी घास यहाँ पर विकसित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 103 नंबर है, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन क्या कहलाते हैं। 103 नंबर है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा रक्षित वन नहीं कहलाते हैं, ना ही राजकीय वन कहलाते हैं। यह कहता है ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक वन कहलाते हैं। अब सामुदायिक वन स्थानीय प्रशासन यानी जिला पंचायतों और नगर जो निगम होते हैं उनके नियंत्रण में यह होता है, और सार्वजनिक उपयोग के लिए यह सुरक्षित जो है रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 103 नंबर में। आगे है देवदार और स्प्रूस व ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय तो आपका गलत हो जाएगा, और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती ये भी गलत हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बात करें देवदार, सागौन और ओक के वृक्ष नम शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, जो आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में होते हैं। आगे है 105 नंबर यहाँ पर, और 105 नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है। तो यहाँ पर बात करें देखिए चिड़ियाघर के विस्तार से, तो ये तो नहीं होगा, और अभ्यारण्य विकास से ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें तो इस योजना का उद्देश्य लोगों की स्मृति में वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण को जो है बढ़ावा देना था। तो यहाँ पर साथियों विकल्प नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 105 नंबर में। आगे है देखिए आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में मिलते हैं। 106 नंबर है, तो देखिए आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश दे रखा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। और बी कह रहा है हिमालय के नम शीतोष्ण वन प्रदेश, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, तो हमारा विकल्प नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि आम, जामुन, पीपल और नीम के वृक्ष मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में उगते हैं। आगे है 107 नंबर कि उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया है, तो आपका यहाँ पर बात करें 107 नंबर में, तो देखिए 25 नवंबर 1976 को जो है हमारा गलत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये देखिए उत्तर प्रदेश वन निगम की गठन आपकी 25 नवंबर 1974 को वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए आपका किया गया था। आगे है 108 नंबर कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगर बात करें 108 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के जो है आपका 6.88% पे यहाँ पर आपका जो है देखिए उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, जो लगभग आपका 6.88% है। आगे है 109 नंबर और पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है। यहाँ 109 नंबर है। अब बात करें देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 109 में आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी लखनऊ में। कहाँ पर, तो बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्था लखनऊ में स्थित है। यह पुरातात्विक वनस्पति अनुसंधान के लिए जाना जाता है। आगे है 110 नंबर की ओर चलते हैं। और क्लास पसंद आ रही हो और तो ज़रूर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि आपको कंप्लीट तैयारी जूनियर असिस्टेंट के इसी चैनल पर के माध्यम से आपको कराई जाएगी। और आपका 2 या 3 दिन में आपकी बीपीओ की भी क्लास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आगे है देखिए 110 नंबर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। कहाँ पर, तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ माध्यम से अधिक जो है वर्षा होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 111 नंबर है उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वनजीवी परियोजना किस वन में चलाई जा रही है। ऑप्शन देखिए यहाँ हमारा पहला ही हो जाएगा गोंडा जिले में लुप्त प्राय वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष परियोजना यहाँ चलाई जा रही है। आगे है और वनों से होने वाले लाभों में से निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। 112 नंबर है। तो देखिए वनों से आपका क्या क्या लाभ होता है, तो आर्थिक आय का साधन भी है, रोजगार की प्राप्ति भी होती है और भूमि कटाव पर भी रोक लगता है। तो यहाँ पर साथियों विकल्प नंबर डी हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा 112 नंबर में। वनों से आर्थिक लाभ, रोजगार, जल संरक्षण और मिट्टी कटाव को रोकने जैसे अनेक लाभ हमें मिलते हैं। और 113 नंबर है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भूभाग पर वन होने चाहिए। तो यहाँ पर साथियों आपका देखिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा 60%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में आपका 60% और समतल भूमि में 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। कितना, तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपका 60%। कितना, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपका 60% और आपका समतल भूमि में कितना, तो समतल भूमि में आपका कितना होना चाहिए, तो समतल भूमि में आपका 33% आपका होना चाहिए। आगे देखिए आगे है 114 नंबर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। 114 नंबर है। तो यहाँ पर साथी हो जाएगा कालागढ़ में। कहाँ पर, तो कालागढ़ में वन्य जीव रक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किया गया है। और 115 नंबर है उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर बात करें साथियों तो सरयू एक्शन प्लान गलत हो जाएगा और ना ही गोमती एक्शन प्लान होगा, ना ही यमुना एक्शन प्लान होगा। विकल्प नंबर डी हो जाएगा गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा नदी के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए 1987 में कछुआ पुनर्वास योजना जो है शुरू की गई थी। आगे है बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो साथियों बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बात करें गोंडा में। कहाँ पर, तो गोंडा में। बखिरा पक्षी विहार गोंडा जिले में स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश में आपके कुल कितने पक्षी अभयारण्य स्थापित हैं,
तो साथियों टोटल आपका 11 है। कितना बात करें, उत्तर प्रदेश में कुल 11 पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं जो पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या टोटल आपकी कितनी है, 118 नंबर में। तो यहाँ पर टोटल 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टोटल 1 हो जाएगी। और बात करें वह कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपकी लखीमपुर जिले में आपका स्थित है। लखीमपुर खीरी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे है 119 नंबर की ओर बढ़ते हैं और कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी बिहार की स्थापना जो है की गई थी। तो यहाँ पर 119 नंबर में बात करेंगे सूर सरोवर पक्षी विहार। कौन सी, तो सूर सरोवर पक्षी विहार यह कहाँ पर है, तो आगरा में है। कहाँ पर साथियों, तो सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में है। यह आपका उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। 120 नंबर है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो ये आपका है कछुआ वन्य जीव विहार। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है, तो साथियों ये वाराणसी में है। कहाँ पर है, तो वाराणसी में सबसे छोटा वन्य जीव आपका विहार है ये। आगे चलते हैं 121 नंबर पे, और उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये साथियों किया गया है ललितपुर में। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ललितपुर में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को का कारखाना यहाँ पर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम का भंडार मिला है जो भारत की परमाणु ऊर्जा में उत्पादन में जो है सहायता करता है। 122 के बाद हम चलते हैं 123 पे, और कह रहा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाली डोलामाइट खनिज का उपयोग किसके लिए होता है। 123 नंबर है, और आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर होता है क्या, किस लिए, तो बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने के लिए। किसके लिए, तो डोलामाइट का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह निर्माण सामग्री में मजबूती जो है आपका प्रदान करता है। आगे चलते हैं 124 नंबर, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी के क्षेत्र पर प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है 124 नंबर में, तो साथ ही हो जाएगा गोमती घाघरा नदी क्षेत्र से। किससे, तो उत्तर प्रदेश में गोमती और घाघरा नदी के आपका तलछट में आपका स्वर्ण कण जो है पाए जाते हैं। 125 नंबर है, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है। यानी राज्य के किस क्षेत्र में जो है उच्च कोटि का डोलोमाइट यहाँ प्राप्त होता है, 125 नंबर में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा साथियों आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर, तो देखिए मिर्ज़ापुर जिले के कजराहट में। कहाँ पर, तो मिर्ज़ापुर जिले के कजराहट में। मिर्ज़ापुर जिले के कजराहट में उच्च गुणवत्ता वाला डोलोमाइट उपलब्ध होता है जिसका उपयोग सीमेंट और निर्माण कार्य में हमारा होता है। आगे देखिए, आगे 126 नंबर है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर साथियों विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, हेमेटाइट भी और आपका मैग्नेटाइट भी। यानी उत्तर प्रदेश में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं जो इस्पात निर्माण में काम आते हैं। आगे 127 नंबर है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है। तो हीरा निकाला जाता है ललितपुर जिले में। कहाँ पर, तो ललितपुर जिले में हीरा मिलने का प्रमाण मिला है और इसे व्यावसायिक स्तर पर निकालने की योजना बनाई गई है। आगे है, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो है प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कजराहट मिर्ज़ापुर से। कहाँ से, तो मिर्ज़ापुर जिले के कजराहट क्षेत्र में तांबे का अयस्क पाया जाता है जिनका उपयोग औद्योगिक और विद्युत उपकरण में होता है। तो साथियों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
129 नंबर है, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? तो ये हमारा जिला हो जाएगा बांदा। कहाँ से? तो बांदा जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं, जो पेंसिल और आपका लिब्रिकेंट और बैटरी उपयोग में जो है लाया जाता है। 130 नंबर की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो आपका 130 नंबर है, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था तो 1995 में। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उद्देश्य बागवानी उत्पादनों की आपूर्ति और श्रृंखला को बेहतर बनाना और किसानों को समर्थन प्रदान करना था। 131 नंबर है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज इनमें से कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन और डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो सीमेंट और इस्पात उपयोग के लिए आवश्यक होता है। आगे है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो यह कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर में। कहाँ पर? तो ललितपुर जिले में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, जो भविष्य में भारत की परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायता हो सकता है। आगे देखिए, आगे है 133 नंबर, उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? तो सीमित भंडार की बात करें तो 133 में हो जाएगा, देखिए 133 का ऑप्शन नंबर बी ललितपुर। ललितपुर जिले में यूरेनियम का भंडार पाया गया है, जो भविष्य में भारत के परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकता है। ये हो गया था क्या? चलिए 134 नंबर की ओर बढ़ते हैं और यहाँ कह रहा है कि सेली खेड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है। सेल खेड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है? तो ये हमारा बांदा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बांदा हो जाएगा। बांदा जिले में सेल खड़ी महत्वपूर्ण भंडार है, जिनका उपयोग निर्माण उद्योग में जो है होता है। 135 नंबर है, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले में होती है? एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? तो 135 नंबर में हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जिले में एब्रोसिव घर्षणकारी खनिज पाए जाते हैं, जिनका उपयोग पॉलिशिंग और कटाई उपकरणों में जो है किया जाता है। आगे है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो यह देश हो जाएगा पूर्वी सोवियत संघ। देखिए, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, जिसे पूर्व सोवियत संघ की सहायता से जो है स्थापित किया गया है। आगे आइए और आगे बढ़ते हैं हम 137 नंबर प्रश्न की ओर। टोटल मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था कि टोटल हम जो है इसमें 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा 500 प्रश्नों का सेट है। आगे कह रहा है 137 नंबर में हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 137 नंबर है, यह किया गया है। देखिए 137 नंबर में ये कहाँ किया गया? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? 137 नंबर में बात करें तो देखिए हाथरस जिले में, 1 मिनट देखने दीजिए। देखिए अपन ऑप्शन तो है नहीं, ये हो जाएगा हाथरस जिले में। कहाँ पर? तो हाथरस जिले में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए बी की जगह लगा लीजिएगा, हाथरस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हरदुआ ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाथरस जिले में। यह प्रदेश के प्रमुख विद्युत उत्पादन इकाइयों में से एक है। आगे है, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर बात करें, आपका तीसरा है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश देश में विद्युत उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जिसमें तापीय, जल विद्युत और सौर ऊर्जा संयंत्रों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है, खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर स्थापित किया गया है? 139 नंबर है, खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नहर पर स्थापित किया गया है? तो आपका हो जाएगा धसान नहर। कौन सा? तो देखिए यहाँ पर
खाटिमा शक्ति केंद्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यह स्थित है। धसान नहर पर बना हुआ है, जो सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन दोनों में सहायक होता है। आगे है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। कौन सा? देखिए, राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य, एक मिनट चेक हो जा, हाँ देखिए, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो बेतवा नदी स्थित है और सिंचाई जल विद्युत उत्पादन के लिए यह बनाई गई है। तो यहाँ पर साथियों मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान मत लगाइएगा। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। बेतवा नदी जो निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मिनट देखिए, अब राजस्थान तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है अगर बात करें निर्मित राजघाट परियोजना में उत्तर प्रदेश अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है, तो आपका राजस्थान है। लेकिन ये आपका यूपी और मध्य प्रदेश के सहयोग से मिलकर यह बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा बुलंदशहर नरौरा में। कहाँ पर? तो देखिए, यह परियोजना बुलंदशहर नरौरा क्षेत्र में स्थित है। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन से है। आगे है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित है? यानी तीनों आपके आपका एक तो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, यह तीनों जो आपके शामिल हैं वह आपके नरौरा परियोजना में। किसमें? तो नरौरा परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई है। आगे है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। तो यह कहाँ स्थापित है? तो 143 नंबर में। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, तो आपका नरौरा में। कहाँ पर? तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। यह देश के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। आगे है, बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की जो है शुरुआत की गई है? 144 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा रोजा में। कहाँ पर? तो रोजा ताप विद्युत केंद्र शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। यह राज्य की बड़ी ऊर्जा उत्पादन इकाइयों में से एक है। आगे है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका किया गया था 1998 में। कब? तो आपका एक मिनट, हाँ 1998 का ऑप्शन नंबर सी है। और विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में विद्युत आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए की गई थी। और 146 नंबर है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा का विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना कब की गई थी? ये आपकी की गई थी 1983 को। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 1983 में स्थापित यह संस्था सौर, पवन और जैव ऊर्जा स्रोतों के विकास और संवर्धन के लिए कार्य करता है। आगे है, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो साथियों आपका है बरेली में। कहाँ पर? तो देखिए, अलौदा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। यह कोयला आधारित ऊर्जा जो है उत्पादन केंद्र है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परियोजना का गठन कब किया गया था? तो ये आपको किया गया 1969 में। कब? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजना का गठन 1969 में बिजली उत्पादन और वितरण के प्रभावी संचालन के लिए किया गया था। और आज का जो है हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, और इसके बाद जो है हम जो है 150 नंबर से नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसे कवर करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि आपका हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया है। तो ये आपका किया गया है देश के अन्य भागों से अच्छे परिवहन संबंध के कारण। क्या हो जाएगा? हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी सोनभद्र में यह आपका इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि यहाँ बक्साइट की उपलब्धता है और यह परिवहन के लिए सुविधाजनक स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं इंड होता है। और क्लास कैसी लगी? अगर यूजफुल लगी हो, चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।